नमस्कार दोस्तों, भाइयों। जैसा कि कल हमने वीडियो में बताया कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी का नोटिस भी आ चुका है अब तो आपको ज़्यादा मन से तैयारी में लग जाना चाहिए। देखिए, कई दिन हो गए हमने जीके का कोई टॉपिक नहीं लिया था, क्योंकि हमने मैथ का लिया, रीजनिंग और हिंदी का भी लिया। तो आज हम एक जीके का टॉपिक ले रहे हैं। जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है ये जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है, और इसमें से सवाल बहुत ही ज़्यादा बार आते हैं सर। ठीक है, तो इसको हम आज क्लियर करते हैं। टॉपिक का नाम है भारत में शास्त्रीय नृत्य। देखिए भाई, दो तरह के नृत्य होते हैं। एक शास्त्रीय नृत्य होता है, एक होता है शास्त्रीय नृत्य, और एक होता है लोक नृत्य। तो आज हम शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहे हैं, लोक नृत्य की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य, भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। शास्त्रीय नृत्यों की कितनी संख्या? 8। अब ये 8 क्या है, ध्यान से सुनना। हमारी है संगीत नाटक अकादमी। आराम से नोट करते हुए चलेंगे भाई आप सभी। संगीत नाटक अकादमी जो इन नृत्य वगैरह को कंट्रोल करती है, इनकी के बारे में जानकारी रखती है, तो वो जो है संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्य वो होता है जिसका शास्त्रों में उल्लेख होता है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य वो ऐसे नृत्य जिनका उल्लेख शास्त्रों में है, वहां पर भी ये चलते थे और वर्तमान में भी जो चल रहे हैं, तो वो शास्त्रीय नृत्य हैं सर। ठीक है, आगे चलते हैं। इनका उल्लेख नाट्य शास्त्र में है। भरत मुनि ने लिखी थी नाट्य शास्त्र पुस्तक। किसने लिखी थी? भरत मुनि ने। और नाट्य शास्त्र को 5वां वेद भी कहा जाता है। नाट्य शास्त्र को 5वां वेद भी कहा जाता है। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, इसको 5वां वेद भी मानते हैं। हालांकि अलग अलग विचारक जो होते हैं वो अलग अलग पुस्तकों को 5वां वेद मानते हैं, लेकिन जो संगीत से जुड़े हुए लोग हैं वो नाट्य शास्त्र को 5वां वेद मानते हैं। आगे चलते हैं। इसका उल्लेख अभिनय दर्पण नामक पुस्तक में भी है, जो नंदिकेश्वर ने लिखी। अभिनय दर्पण और नाट्य शास्त्र दोनों शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित है, तो नंदिकेश्वर द्वारा लिखित पुस्तक अभिनय दर्पण में भी इन नृत्यों का उल्लेख है। यहां तक क्लियर हो गया सर? जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, मार्गी या तांडव। पहला प्रकार है मार्गी या तांडव। अब जैसा कि तांडव के बारे में आप जानते हैं, तांडव नृत्य होता है पौरुष से भरा हुआ होता है। ठीक है, इसमें एक उत्साह ज्यादा होता है। उत्साह जो ज्यादा होता है, जैसे भगवान शंकर का रौद्र रूप जब होता है, वो तांडव नृत्य होता है सर। जब भगवान शंकर क्रोध में नृत्य करते तो उसे तांडव नृत्य कहा गया है। तो इसमें उत्साह या क्या बोलते हैं, पौरुष ज्यादा होता है। कौन से नृत्य में? प्रकार में मार्गी या तांडव प्रकार। और दूसरे प्रकार का नृत्य होता है लास्य। लास्य जो होता है वो कोमल नृत्य होता है। ये कठोर नृत्य माना जाता है, ये कोमल नृत्य माना जाता है। इसमें धीमापन होता है, कोमलता होती है नृत्य में। जैसे तांडव नृत्य भगवान शंकर का और भगवान कृष्ण की जो रासलीला है वो लास्य की श्रेणी में आती है भाई। ठीक है सर। एक बात और सर, अभी हम 8 नृत्यों के बारे में बताएंगे। सबसे पहली बात भाई, बिल्कुल आराम से बता रहे हैं हम, आप हर चीज को नोट कीजिए। हर चीज को अपने हिसाब से नोट कीजिए, ऐसे ही जैसे हम पढ़ा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि यार इसमें और कुछ भी सवाल बन सकता है, नहीं बन सकता। ठीक है, और अगर आप सोचेंगे केवल स्क्रीनशॉट ले लेंगे या कुछ और सोचेंगे कि भैया कहीं पीडीएफ पढ़ लेंगे, कहीं और पढ़ लेंगे, तो याद रखना, आपकी एक उदाहरण बताता हूं मैं पीडीएफ और स्क्रीनशॉट के का मतलब मैं नहीं कहता कि आप उनसे पढ़ो। क्यों नहीं, देख लीजिए। देखिए, मेरे कहने से आप अपने फ़ोन को देखिए। अगर आप पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, पिछले 4 महीने से आप पहले से स्क्रीनशॉट लेते आ रहे हैं, तो मुझे मालूम है आपके फ़ोन में सैकड़ों स्क्रीनशॉट होंगे जो पढ़ाई से जुड़े होंगे। लेकिन ईमानदारी से सोचना, अगर आप 4-6 महीने में सैकड़ों स्क्रीनशॉट इकट्ठा करते हैं, उनको आप कितनी बार देख पाते हैं? नहीं देख पाते। वो आपकी फ़ोन की जो मेमोरी है उसी को बस भरते रहते हैं, आप उनका यूज नहीं कर पाते, ज़्यादातर यूज नहीं कर पाते। इसीलिए मैं कहता हूँ नोट्स बनाइए। जो हाथ के बने नोट्स होंगे एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि वो बिखरे हुए हो गए ना जानकारी। इकट्ठी जानकारी ही कामयाब करती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हर लाइन में
लास्ट तक, बीच में, शुरू में, हर पॉइंट पर आपके लिए कुछ ना कुछ है। ठीक है, आ जाते हैं भाई। तो समझ में आ गया शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8, किसके द्वारा? संगीत नाटक अकादमी द्वारा। ठीक है, उल्लेख नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण पुस्तक में मिलता है इन नृत्यों का। 2 प्रकार के होते हैं, मार्गीय तांडव तथा लास्य। दूसरी बात, ये जो हम आपके सामने तस्वीर दिखाई जा रही है, ये नटराज की प्रतिमा है। ठीक है, ब्लैक कर देते हैं, अब ब्लैक लिखना शुरू करते हैं। नटराज की प्रतिमा है। नटराज भगवान शंकर को कहा जाता है, भगवान शिव को कहा जाता है। ठीक है, तो नटराज की प्रतिमा ऐसी प्रतिमा होती है जिसको नृत्य करने वाले, जो शास्त्रीय नृत्य से जुड़े होते हैं, वो सभी इन्हीं की पूजा करते हैं, नटराज की। ठीक है, दूसरी बात सर, नटराज की प्रतिमा में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 4 हाथ और 2 पैर हैं। एसएससी ने पूछा था नटराज की प्रतिमा में कितने हाथ कितने पैर है? 2 हाथ 2 पैर, 4 हाथ 2 पैर, 4 हाथ 4 पैर, इस तरह के एक ऑप्शन बना दिए थे। तो 4 हाथ और 2 पैर दिखाए गए हैं। और एक ये सर्किल के अंदर बनाई गई है प्रतिमा। और कांसे की नटराज प्रतिमा किसका उदाहरण है? चोल कला का उदाहरण है। वो हिस्ट्री से जुड़ाता है। चोल काल में एक कांसे की नटराज प्रतिमा बनाई गई थी, वो उस समय की चोल कला का उदाहरण है, बहुत महत्वपूर्ण। तो हमारे 8 नृत्यों पर हम आ जाते हैं भाई। पहला नृत्य है भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम जो है इसको तंजावुर नाट्यम भी कहा जाता है, क्योंकि तंजावुर के आसपास के एरिया में चलता था। इसको दासी अट्टम भी कहा जाता है और इसको सादिर भी कहा जाता है। ये भरतनाट्यम के नाम है सर, तंजावुर नाट्यम, दासी अट्टम और सादिर। ओके, दूसरा सर, इसकी शुरुआत जो होती है, देखिए जब भरतनाट्यम होगा तो सपोज कीजिए हम मान लिया कोई भी एक कहानी चल रही है, तो जैसे फिल्म चली तो फिल्म की शुरुआत होगी, फिर बीच आएगा, फिर उसका क्या होगा, टॉप आएगा, लास्ट हो जाएगा, फिर ऐसे चलता है। तो ऐसे ही इसके भी, भरतनाट्यम के भी इस स्टेप होते हैं। तो इसकी शुरुआत को आला रिपु बोलते हैं। भरतनाट्यम की जो शुरुआत होती है आला रिपु, बीच के स्टेप शब्दम, वर्णम, पदम कहा जाता है, और अंत आता तिल्लाना। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना भाई। भरतनाट्यम का जो शुरू का भाग है अलारिपु, लास्ट है तिल्लाना, और बीच में शब्दम, वर्णम, पदम नाम के भी स्टेप आते हैं इसमें। तो पूछा जाता है तिल्लाना और आलारिपु किससे जुड़े हुए हैं? भरतनाट्यम से संबंधित है भाई। ठीक है, कविता पाठ करने वाला नट्टू वनार कहलाता है। देखिए जब भरतनाट्यम चल रहा होता है तो एक तो हमारे सामने डांस करते रहते हैं, उसके बाद क्या होता है कि बीच में आवाज आती रहती है, जो उनको एक तरह से डायरेक्टर होता है। जैसे फिल्मों के जो अभिनेता अभिनय कर रहा है उसको डायरेक्टर भी बताता है कि आपको ये करना है। तो एक तरह से बीच में कविता का पाठ करते रहते हैं, और उनके जिस हिसाब से वो बोलते हैं, डांस जो करना होता है, नृत्य जो करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग करना होता है। उस कविता पाठ करने वाले को नट्टू वनार कहा जाता है। यानी कि आप समझकर चलिए, नट्टू वनार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इस मामले में। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भाई नट्टू वनार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो नर्तक होते हैं उनके डायरेक्टर के रूप में काम करता है, यही असली काम करा रहा है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है कविता पाठ करने वाला नट्टू वनार। ये भरतनाट्यम की प्रतिमा है। इस तरह का आप डांस फॉर्म देखेंगे तो समझ में आ जाएगा ये भरतनाट्यम है सर। ठीक है, कुछ प्रतिमाएं दिखाई गई है हमने अलग अलग जगह से इकट्ठा करके कि भाई इस तरह की प्रतिमाएं होती हैं, इस तरह की भाव भंगिमाएं होती हैं भरतनाट्यम में। अब इससे भरतनाट्यम से जुड़े हुए रुक्मिणी देवी अरुंडेल बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कृष्णा अय्यर, ये भरतनाट्यम से जुड़े हुए प्रसिद्ध व्यक्ति। एक बात और सर, ये जो हमारे शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, जैसे हम बात करें यामिनी कृष्ण मूर्ति की, सोनल मानसिंह की, हेमा मालिनी, माला सिन्हा की बात करें, तो ये एक एक जो होते हैं ये कई कई डांस में पारंगत होते हैं, कई कई नृत्य में शैलियों में पारंगत होते हैं। पारंगत यानी एक्सपर्ट होना। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उनको कई जगह रखा जा सकता है, तो हम उनको कम ही यूज करेंगे जो ज़्यादा वैसे हैं कि 2 या 3 जगह हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ पर लिखा है रुक्मिणी देवी अरुंडेल या कृष्णा अय्यर, तो समझ जाइए ये प्योर, इनका जो सबसे ज़्यादा योगदान था वो भरतनाट्यम में था। समझ में आ गया? ओके, भरतनाट्यम के बाद दूसरे डांस फॉर्म आती है ओडिसी। ओडिसी, एक मिनट सर, ये तो देखिए अब बच्चों वाला काम तो हम करेंगे नहीं कि भाई भरतनाट्यम कहाँ से जुड़ा हुआ? तमिलनाडु से। इतना तो सभी जानते हैं ना, चलो बोलते चलेंगे फिर भी। भरतनाट्यम तमिलनाडु से जुड़ा हुआ ये तो सभी जानते हैं, ठीक है, फिर भी बोलना चाहिए हमें भी। अब आ जाते हैं ओडिसी। ओडिसी कहाँ से जुड़ा हुआ?
उड़ीसा से। तो ओडिसी में बात करते हैं कि इसमें सबसे पहला आया त्रिभंग मुद्रा। पूछा जा सकता त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है, तो ओडिसी नृत्य से। अब देखिए इस चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें गर्दन, पैर और जो धड़ है वो अलग अलग दिशाओं में मुड़े हुए हैं, ठीक है। तीन स्थान, त्रि मतलब तीन जगह से शरीर मुड़ा होने के कारण इसको त्रिभंग मुद्रा बोलते हैं। तो याद रखना, जहां पर शरीर इस तरह से तीन जगह से मुड़ जाए तो समझ जाइए वो त्रिभंग मुद्रा ओडिसी है। ये जो नाटक है ये गीत गोविंद किसने लिखी थी? जयदेव। जयदेव द्वारा लिखित पुस्तक गीत गोविंद से प्रेरित है, गीत गोविंद से प्रेरित है। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। इसमें तीन प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, केलुचरण महापार्थ, सोनल मानसिंह और संयुक्ता पाणिग्रही। मैं बता रहा हूं, सोनल मानसिंह की बात करें तो ये दूसरे में भी मतलब दूसरे नृत्यों से भी संबंधित है, ठीक है। ओडिसी नृत्य है, आप नोट कर लीजिए, कहां से भैया? उड़ीसा से। उड़ीसा या ओडिशा, आजकल तो ओडिशा बोल रहे हैं। ओडिसी नृत्य उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है। अभी तक हमारे दो नृत्य हो चुके हैं। तीसरा नृत्य कथकली। कथकली नृत्य कहां से है भैया? केरल से, ठीक है। इसमें जो पाचा होता नायक, जो इसमें देखिए इसमें जो काम किया जाता है वो हीरो और विलेन का काम किया जाता है। कथकली यानी कथा कहना, ठीक है। तो कथा कहने वाली बात जब आ रही है तो ऐसी स्थिति में इसमें जो नायक होता है, हीरो होता है, उसको पाचा कहा जाता है। और कथी या केती, कथी, केथी या केती कहा जाए वो विलेन को कहते हैं सर, समझ में आ गया? तो इसमें कथिया केती विलेन होता है और पाचा होता नायक होता है। जब इस मतलब नृत्य के दौरान ये मुद्रा होती है सर, ये मुखोटा लगा होता है, तो इसको मुखोटा नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। इसको मुखोटा नृत्य भी कहते हैं, इन पर बाद में आते हैं। दूसरी बात, ये एकमात्र ऐसा नृत्य है जो चेहरे की भाव भंगिमाओं पर आधारित है। चेहरे का मतलब है आंख, भौं, मुंह, ये सब चलाए जाते हैं सर। इसमें जो एक्सप्रेशन होते हैं, चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं, और में क्या होता है कि पूरे शरीर के डांस फॉर्म देखी जाती है। लेकिन इस नृत्य में, कौन से में? कथकली में। कथकली नृत्य में आपकी आंखें चलेंगी, भौं जो हिलाई जाएंगी। आप कभी शास्त्रीय नृत्य देखते हैं तो भौं भी हिलाई जाएंगी और यहां से भी एक्सप्रेशन दिए जाएंगे। सॉरी, आंख, भौं बोलते हैं, भवे बोलते हैं जिनको, और चेहरा, चेहरा यानी मुख, सिर्फ ये वाला, ठीक है। इनके द्वारा एक्सप्रेशन दिया जाता है। इसमें मुखौटा नृत्य होता है और एक विशेष तरह की ड्रेस पहनी जाती है। याद रखना, ये वाली ड्रेस जो होती है और मणिपुरी जो ड्रेस होती है लगभग देखने में एक सी लगती है, लेकिन ये ऊपर होती है। मणिपुरी ड्रेस का ये जो घाघरा सा बनता है वो नीचे, बिल्कुल नीचे सीधा हो जाता है सर। वो अभी आप देखेंगे, चित्र में थोड़ा सा देखती रहिए, चित्रों पर भी ध्यान देना आपको, ठीक है। इस कथकली नृत्य में गुरु गोपीनाथ, कलामंडल पद्मनाभम और कलामंडलम कृष्ण नायर महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। गुरु गोपीनाथ, कलामंडलम पद्मनाभम और कलामंडलम कृष्ण नायर इस नृत्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस नृत्य को बहुत कुछ दिया सर। ओके, कथकली के बाद आ जाता है सत्रिया नृत्य। याद रखना, सत्रिया नृत्य जो असम से जुड़ा हो, संबंधित है। सत्रिया या सात्रिया नृत्य, ये जो सत्रिया नृत्य है ये शंकर देव द्वारा विकसित है। शंकर देव एक धर्म गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे। शंकर देव, गुरु शंकर देव असम के थे। उन्होंने सत्रिया नृत्य कहाँ पर किया? असम में शुरुआत की। एक और याद रखना, ये हमारा 8वां नृत्य है, क्योंकि वर्ष 2000 में इसको संगीत नाटक अकादमी द्वारा 8वें शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। इससे पहले 7 माने जाते थे। सन 2000 में इसको 8वां शास्त्रीय नृत्य माना गया, सत्रिया नृत्य असम में, ठीक है। शंकर देव द्वारा विकसित हुआ। ये जो है, जो आश्रम हुआ करते थे, ऋषियों के आश्रम, उनमें इसकी शुरुआत हुई है सर, ठीक है। तो इसलिए शंकर देव द्वारा विकसित सत्रिया नृत्य कहाँ पर? असम। रामकृष्ण तालुकदार इसके प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इससे जुड़े हुए प्रसिद्ध व्यक्ति हैं रामकृष्ण तालुकदार। बहुत महत्वपूर्ण है सर, पूछा जा सकता है रामकृष्ण तालुकदार कौन से नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो सत्रिया नृत्य से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य में देखिए, मैंने जो कहा था आपका कथकली में और मणिपुरी में ये है, ये भी वही घाघरा सा, लेकिन ये बिल्कुल सीधा लास्ट तक पहुंच गया है। वो सिर्फ कुछ दूरी तक था, आप चेक कर सकते हैं।
इस ड्रेस फॉर्म में और इसमें अंतर है सर। ठीक है। मणिपुरी, मणिपुरी नृत्य पहली बात है ये समूह नृत्य होता है सर। अधिकांश ये समूह में किया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में एकल नृत्य भी किया जाता है। ये माना जाता है मणिपुरी नृत्य क्या होता है, देखिए इसमें क्या करते हैं, जो पैर होते हैं, ये जो पैर होते हैं इनको ऐसे ऐसे स्वाइप किया जाता है, ऐसे घुमाया जाता धीरे धीरे। इस नृत्य में ये पैर जो है जमीन पर ऐसे रगड़े जाते हैं। इसके साथ एक कहानी प्रचलित है। कहा जाता जब पृथ्वी की रचना हुई तो वो गोल नहीं थी, पृथ्वी एक टूटा हुआ पिंड था। तो ईश्वर ने यानी भगवान ने उस समय पृथ्वी पर डांस किया था और उस पर जब पैर ऐसे चलाए थे तो वो पृथ्वी गोल आकार में आ गई। ये इनकी मान्यता है वहां की। तो इसीलिए ये उसी रूप में पृथ्वी पर ऐसे पैरों को घिसते हैं सर। ठीक है। मणिपुरी नृत्य मणिपुर से संबंधित है, लिखवाने की जरूरत नहीं है, मणिपुरी है तो मणिपुर से संबंधित है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। कथक, कथक नृत्य इसको नटवरी भी कहते हैं सर। कथक में भी कथा कहने वाला होता है सर। तो कथक नृत्य बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। पहली बात तो ये कि ये उत्तर भारत का नृत्य है। पूछा जाए कथक नृत्य कहाँ का, उत्तर भारत का नृत्य है। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, लेकिन राजस्थान और एमपी में भी थोड़ा बहुत प्रचलित है। ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, लेकिन राजस्थान एमपी में भी प्रचलित है। अब उत्तर प्रदेश में बनारस घराना, लखनऊ घराना, ये सब इसी से जुड़े हुए हैं सर। ठीक है। अच्छा जी, तो कई घराने कथक नृत्य से जुड़े हुए हैं। इस नृत्य की खासियत ये है कि ये मुगल काल में बहुत प्रचलित हुआ। वो नृत्य जो है मुगल काल में प्रचलित नहीं हो पाई, तो इसमें मुगल काल में बहुत प्रचलित हुआ। तो इस पर मुगलों की शैली का भी प्रभाव पड़ा हुआ है। जो पहनावा वगैरह होता है या थोड़ी बहुत चीजें वो मुगलों से प्रेरित हो गई है सर। एक बात और इसमें जो होता है कि इसमें जब नर्तक डांस करता है तो वो घुटने को नहीं मोड़ता। पूछा जाता है कौन से शास्त्रीय नृत्य में घुटने नहीं मुड़ते, तो कथक में घुटने नहीं मुड़ते। इनमें जो होता घूमकर, पैरों पर घूमकर बहुत ज़्यादा नृत्य किया जाता है, तो घुटने नहीं मुड़ते, घूमकर नृत्य करना होता है सर। दूसरा, सितारा देवी और बिरजू महाराज इसके प्रसिद्ध नर्तक है। सितारा देवी और बिरजू महाराज, याद रखना सितारा देवी को रविंद्रनाथ टैगोर ने, सितारा देवी को रविंद्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कथक कहा था। क्या कहा था? क्वीन ऑफ कथक, क्वीन ऑफ कथक यानी कथक की रानी। कथक की रानी सितारा देवी को किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। कहाँ का नृत्य है? उत्तर भारत का है, उत्तर प्रदेश का है। क्लियर हो गया? अगले पर आते हैं भाई। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का भैया? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। आंध्र प्रदेश का नृत्य है। आपके सामने इसकी भावभंगिमाएं जैसी भी है वो दिखाया गया है। इसमें एक चीज और होती है सर, इस नृत्य में कभी कभी क्या करते हैं कि नीचे एक कोई बर्तन रखा जाता है और सर पर घड़ा रखा जाता है, फिर उस बर्तन पर पैर रख के तब भी डांस किया जाता है। ये फॉर्म भी इसकी प्रचलित है। सर पर घड़ा रखा हुआ है, बर्तन पर पैर रखे थाली वगैरह पर, और फिर डांस किया जाता है। वो भी कुचिपुड़ी में होता है सर। ओके। इसमें यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई और शोभा नायडू। अगर यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें तो वो तो दूसरे फॉर्म डांस से भी जुड़ी हुई है, लेकिन मेन रूप से वो कुचिपुड़ी से है। यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई, शोभा नायडू कुचिपुड़ी से है। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य भैया? आंध्र प्रदेश का। अगले पर आते हैं सर। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम देखिए सर, इसको जादूगरनी का नृत्य भी कहते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य कहाँ का भैया? केरल का है। मोहिनी अट्टम नृत्य केरल का है। इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहते हैं। इसके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो जब अमृत निकल आया तो उसके लिए राक्षस और देवताओं में युद्ध होता है। उसको रोकने के लिए मोहिनी का रूप रखा था भगवान विष्णु ने, और उन्होंने डांस किया था जिससे कि वो जो अमृत है वो देवताओं तक पहुंच जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए मोहिनी अट्टम नृत्य चलता है सर। समझ में आ गया भाई? तो मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य? केरल का। इसे जादूगरनी नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु एक जादूगरनी का रूप रखकर ही तो आए थे, इसलिए इसे जादूगरनी नृत्य भी कहते हैं। ठीक है। तो ये थे 8 शास्त्रीय नृत्य।
आगे भी वीडियो, अभी ये मत कहना कि भैया मिक्स कहाँ से उठा लिया, ये अलग है कि भैया ये भी बहुत ज़रूरी था, इम्पोर्टेंट था, और मुझे मालूम है बहुत सारे भाई इसमें बहुत कुछ नया सीखा हो। ठीक है, तो भाई वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों।